वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 जनवरी 2023 और हम मौजूद हैं आपके साथ आपके सवालात के जवाबात लेकर। सबसे पहले एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है महंगाई का तूफान क्या करे अवाम। बेशक इस वक्त हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में, जो मौजूदा सूरत हाल है, बढ़ती हुई महंगाई है, उससे जो चीज़ों की डिमांड है वो गिरती चली जाएगी। जब डिमांड गिरेगी तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा, परचेज पावर लोगों का कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कंपनियों की होते हुए भी वो प्रोडक्शन देकर अपने उसको ज़ाय तो नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, तो यकीनी तौर पे इसका असर जो है कॉरपोरेशंस की जो पे आउट्स हैं उन पर भी आएगा। कुछ ना कुछ असर उस पर ज़रूर आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड कम की नहीं जा सकती क्योंकि वो ऐसी नेसेसिटी हैं कि उसका कुछ नहीं कर सकते, जैसे बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, ठीक है ना, खाने पीने की अशिया हैं। तो बेशक वो कितनी महंगी होते रहे, इंसान जो है मतलब अल्लाह माफ़ करे, इंसान चोरी करेगा मगर अपनी औलाद को 2 वक्त की रोटी देने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में हम आ गए और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि 2023 जो है बड़ा मुश्किल साल है। इलेक्शन ईयर तो मैं इसको कह रहा हूँ, मगर मैं इसमें इलेक्शन हो या ना हो ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि अवाम के साथ क्या होना है, अवाम किस मुश्किल से गुजरेगी, इसके लिए हमें तैयार करना है। ये जो स्लाइड मैंने बनाई है इसमें मैं सिर्फ आपके अंदर वो चीज़ जगाना चाह रहा हूँ कि आप सोचें, गौर करें कि हम कौन से काम ऐसे करें जिससे हमारे मसले हल हो सकें और हम जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें और इन परेशानियों से निकल सकें। बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम ख़तई तौर पे नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। इस स्लाइड का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के दरमियान वो सवाल पैदा करना और इस सवालात के हल के लिए जो मुझसे हो सकता है मैं वो सब करूँगा। मैं कोशिश करूँगा अगर इस पर मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आपको वो दूँगा, कोई ऐसी वीडियो दूँगा जिससे आपको मदद मिले। चलते हैं अपने सवालात की तरफ। बड़े सारे कमेंट्स हैं। ऐसे बुखारी साहब कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, एक्सीलेंट एनालिसिस, आई सजेस्ट ऑल द व्यूअर not to skip the video, always watch full video if they want to make money from PSX। अल्लाह करीम आपको अच्छी सेहत दे, आमीन। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, इससे बेहतर दुआ कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला जब तक रखे, बेहतर सेहत के साथ रखे, अपने हाथों पैरों पे रखे, ये इससे बेहतर दुआ कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर। और बल्कि न सिर्फ अच्छी सेहत के साथ रखे, अच्छे अमाल के साथ भी रखे कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। सवाल आपका TGL पे है, तो अभी जो थोड़ी सी तकरीर मैंने की है वो आप समझ लीजिए कि वो चीज़ तो असरअंदाज होने जा रही है, ठीक है ना। मगर TGL जो है, अगर आप TGL का रेट देखें तो इस वक्त TGL कमोबेश जिन प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है वो 2020 के लोस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह मैंने डेली कॉल में ऑलरेडी कहा है कि भाई इस वक्त मार्केट सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट, जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है वो बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज़ जो निकलेंगी वो मैं स्क्रिप्ट कॉल में दूंगा आपको। मगर वैसे अगर आप टारगेटेड प्रोफेशनली रोज़ाना की बुनियाद पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो खुदारा सोचिए कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट खोलें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह इन्हीं मामलात पे ऊपर नीचे होती रहेगी। कमिंग बैक टू TGL, जनाब TGL के लिए अगर बाइंग करनी है तो दिमाग ये लगाइए अपना कि भाई TGL जो है वो तकरीबन सोच लीजिए कि 47 रुपये तक जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद बाइंग शुरू कीजिए, तो वो जो बाइंग होगी आपकी वो आइडियल बाइंग होगी। आई रिकमेंड दिस स्टॉक फॉर बाइंग। मैं इस स्टॉक की बाइंग से पीछे नहीं हटना चाहता क्योंकि द स्टॉक इज मतलब गोइंग टूवर्ड्स रियली सम अट्रैक्टिव लेवल्स, ठीक है जी। तो इट इज़ वेरी गुड। मोहम्मद काशान आरिफ,
अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियो, योर एनालिसिस remain always superb. I think precise level chart is now missing. Precise level chart is now missing. नहीं यार, ऐसा तो नहीं है. 100 इंडेक्स की कॉल में वो तो रोज़ आता है. प्लीज़ इफ़ यू कैन ऐड इट अगेन इन वीडियोस, थैंक्स. नहीं, प्रिसाइज लेवल कॉल तो रोज़ाना आता है डेली कॉल में. आप पता नहीं है, ज़रा मुझे बताइएगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ. सिर्फ इतना फ़र्क आया है कि रैपअप की पहले मैं अलग वीडियो दे रहा था, अब वक्त की कमी की वजह से मैं कोशिश करके मंडे की कॉल में रैपअप को इंक्लूड कर देता हूँ. ये एक थोड़ी सी तब्दीली आई है, बाकी ऐसा कोई तब्दीली नहीं आई. प्रिसाइज लेवल चार्ट मौजूद है, आपने मिस कर दिया है, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी कॉल बन नहीं सकती, कॉल मुकम्मल नहीं होती. इमरान याहिया साहब फरमाते हैं, ग्रेट एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट ऑन सिस्टम लिमिटेड, इट इज़ बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट. अमेजिंग इन्वेस्टमेंट. मुझे सिस्टम लिमिटेड के सवाल पे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है. सिस्टम लिमिटेड जो गिर रहा है, इसकी इस गिरने को, जो ब्लीडिंग इस वक्त इसमें हो रही है, इसको आइडियल समझे. वैसे तो 452 से लेके 448 तक के एरिया में इसकी सपोर्ट मौजूद है. पहले तो एक बात बता दूं, तो मैं अगर कोई बाय करने का प्लान कर रहा है तो मैं कहूँगा पहले तो यहीं पे बाय कर लो, इसी एरिया में. उसके बाद अगर नीचे गया तो फिर हम 430-35 के पास बाय करेंगे. देखिए जी, लॉन्ग टर्म बाइंग स्प्लिट होती है, एक जगह पे नहीं की जाती, और इस अपॉर्चुनिटी को हमेशा अवेल करने की कोशिश की जाती है. तो सिस्टम लिमिटेड इज़ अ वेरी गुड बाय. ठीक है जी. और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये जो आपकी ये वाली कंपनीज़ है ना, टेक्नोलॉजी कंपनीज़, इनकी सारी सेल डॉलर में होती है. आप मेरी बात समझ गए होंगे. ठीक है जी. हफीज़ मुग़ल साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, यू आर एक्सेलेंट, प्लीज़ एडवाइज अबाउट GGL टू GCIL रेट्स, एज रेट्स आर ऑलमोस्ट सेम. अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं GCIL और GGL में. देखिए सर, मैं तो बेसिकली टेक्निकल्स पर बात करता हूँ, और टेक्निकली GGL के बारे में हमने ये बात की है कि 995 से लेकर 965 के बीच में इसकी सपोर्ट देखनी चाहिए. हमें ये लगता है कि इस एरिया में ये सपोर्ट लेगा. 965 को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कर लें तो 950 कर लें, जो इसका रीसेंट लो है. ठीक है जी. तो इस एरिया में इसको बाय करके होल्ड करना चाहिए. और GCIL की टेक्निकल कोई इतनी प्रिसाइज नहीं हो सकती, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस्ड स्टॉक है. इसके लिए इसके फंडामेंटल्स पे तवज्जो दीजिए, इसके फंडामेंटल को देख के बाइंग के बारे में सोचिए. जीनत का सवाल है, सर इन DCR नो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन विद इन कंपनी डायरेक्टर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, इज इट गुड फॉर बैड इंडिकेशन. देखिए, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता डायरेक्टर्स की बाइंग सेलिंग को. बेशक इसका कई दफ़ा असर होता है, चूँकि मैं बड़ा प्योरली टेक्निकल्स पे बात करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि डायरेक्टर को हम देखें, क्योंकि कई दफ़ा डायरेक्टर की जो बाइंग सेलिंग होती है वो हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि स्टेक्स को ऊपर नीचे करने के लिए भी डायरेक्टर्स कभी बाय सेलिंग उनकी होती है, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और कई दफ़ा उनकी बिला वजह भी सेलिंग हो सकती है. ठीक है. और तो हम उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते. हाँ, अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि अगर किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट बहुत कम है तो वहाँ तो फिर भी शायद मैटर करता हो. जिनके फ्री फ्लोट बड़े हैं उनमें तो ख़ास तौर पे कम मैटर करता है. अब आप अगर DCR की बात कर रहे हैं, तो DCR जो है वो जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा, DCR भी कोई बहुत अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये मेरे ख्याल में ये जो आपका स्टॉक है, ये जिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इस बहुत बुरी तरह मुतासर है, ये आपके इल्म में होगा कि ज़ाहिर बात है, तो उसमें इसमें कोई अच्छी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन बेकार है. मगर मेरा ये मानना है कि पिछले 3 महीनों में हमने ये देखा है कि ये 13 रुपये 25 और 13 रुपये 50 पैसे के बीच में सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. अगर ये 13.25 के नीचे ट्रेड हुआ तो फिर इसमें प्रॉब्लम पैदा हो सकती है यकीनी तौर पे.
और फिर मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि, मगर मुझे शक है कि अगर 13.25 तोड़ता है तो फिर ये 12.40 तक भी जा सकता है। ठीक है जी। और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि ये बहुत बुरा स्टॉक है या ऐसा है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि इस सेक्टर का इम्पैक्ट मुझे थोड़ा दूररस नज़र आ रहा है। तो अगर वेरी लॉन्ग टर्म में आप जाएं, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म तो 6 महीने का होगा, तो अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म में जाएं तो 6 महीने से ऊपर के बारे में सोचें, तब मैं कहूँगा कि ठीक है, इसको यहाँ एक्यूमुलेट करें, नीचे भी करें और आराम से इसको जमा करें तकरीबन 11 रुपये 50 पैसे तक। हालांकि 11 रुपये 50 की उम्मीदें इस वक्त तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, मगर माइंड मेकअप इस तरह करें कि मैं इसको 11.50 तक सिर्फ बाय करूँगा। अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने ये भी कहा कि भूल जाओ सब कुछ, 2023 बाइंग ईयर है, सिर्फ बाय करते जाओ। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप लोगों के जहन में रहेंगी तो ये आगे आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। मेरे इन अल्फाज को आप याद करेंगे इंशाल्लाह। ऑथर वखास साहब कहते हैं, डियर सर, एज पर माई CDC अकाउंट डिटेल आई हैव 395 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 312 सर्टिफिकेट्स। सर प्लीज़ गाइड मी व्हाट कैटेगरी इज सर्टिफिकेट। सर मैं क्या बता सकता हूँ आपको, यू बेटर कॉल CDC या आपका ब्रोकर भी बता सकता है क्योंकि CDC से कनेक्टेड होता है वो। तो मेरा मशवरा आपको ये कि आप अपने ब्रोकर से या अपने CDC पे हेल्पलाइन पे जाके आप अपना अकाउंट नंबर बता के बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सिनर्जी के बारे में प्रो गेमर साहब पूछते हैं, 5.5 पे बाय किया, होल्ड करूं, बेच दूं या एवरेज करूं। अच्छा जी, पहले तो मैं ये इस बात को क्लियर कर दूं, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि फंसने के बाद एवरेज किया जाए। नंबर 1 बात, ठीक है जी, फंसने के बाद जो एवरेज करते हैं वो हम गलती पे गलती कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो पहले जब बाय करना चाह रहे हो ना, उस वक्त बाय करने की बात कीजिए। अब आ जाते हैं आपके स्टॉक की तरफ। सर अभी आपका स्टॉक परफॉर्म करने वाला है, अभी आपका स्टॉक परफॉर्म करने वाला है और अल्लाह ने चाहा इसने अगर ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, ये एक लेवल बता रहा हूँ आपको, 4 रुपये 13 पैसे, अगर 4 रुपये 13 पैसे के ऊपर ये ट्रेडिंग करने लग गया और प्रॉबेबली इवन ये कि 4 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करने लग गया तो इसके अंदर ताकत आ जाएगी। और अगर 4.13 के ऊपर ये ट्रेड कर ले तो मैं वैसे तो इस स्टॉक को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, मगर चूँकि टेक्निकल्स तो मैं किसी भी स्टॉक के बता सकता हूँ, रिगार्डलेस के वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो या वीक फंडामेंटल हो, तो उस नुक्ता नज़र से मैं टेक्निकली बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये 4 रुपये और 4 रुपये 13 पैसे के ऊपर अगर ट्रेड कर गया तो फिर अल्लाह ने चाहा तो आप इसको अच्छी पोजीशन में देखेंगे। और ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ तक मुमकिना इसको देख रहा हूँ फिल वक्त। तो अगर ये 4, अच्छा अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है ना, ये भी इतनी बुरी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ आपको। और मुझे आपके रेट की तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी आपका रेट आ जाएगा, नहीं, मैं आपको कुछ ही क्या कहना चाहिए, फैंटेसीज़ में रखना नहीं चाहता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको 4 रुपये 75 पैसे तो दिखा सकता है। और ये भी बता दूं, अगर 4 रुपये 75 पैसे के ऊपर ये रुक गया, वॉल्यूम जनरेट कर लिए, तो फिर इसका सफ़र मज़ीद आगे जाएगा और वो अल्लाह ने चाहा तो 5 रुपये 75 पैसे से 6 रुपये 25 पैसे तक हो सकता है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे शिराज साहब का है, शिराज मोहब्बत साहब। ग्रेट एनालिसिस, आई एम लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट वेरी मच सून, जॉइन इंशाल्लाह मार्च और अप्रैल। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सीखने की तौफीक दे। और बहुत अच्छी बात है शिराज, बहुत अच्छा है कि लोग पहले सीखें और फिर ट्रेडिंग में आएँ या फिर इन्वेस्टमेंट करें या फिर काम करने के बारे में सोचें। हमारे यहाँ इस मार्केट की बदनसीबी ये है कि लोग पहले नुकसान करते हैं फिर सीखने के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर लोग जो है एक दूसरे की सुन के आ जाते हैं और उसके बाद उसमें लॉस कर लेते हैं, और फिर जब लॉस हो जाता है तो कुछ लोग तो इसको बुरा भला कह के निकल जाते हैं, और कुछ लोग जो ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार गलती मेरी है,
मैंने अगर इसको सीख के किया होता तो शायद बेहतर होता, तो वो लोग फिर सीखने की तरफ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगला कमेंट है बॉर्न फॉर यू साहब का। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, प्लीज टेल अबाउट पीपीएल स्टॉक इन करंट सिनेरियो, इट्स मैक्सिमम टारगेट। सर जी अभी तो पता नहीं, मैं पिछले 4-5 दिन से मैं मुंतज़िर हूँ इस बात का कि पीपीएल नीचे गिरे। क्योंकि जो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि हम पीपीएल में एक बार निकले थे 80-82 के पास, फिर हमने नीचे दोबारा बाइंग की थी, उसके बाद फिर हम इसकी एग्जिट कॉलें दे रहे थे बार बार। 80 रुपये 15 पैसे था मेरे ख्याल में कि इसके ऊपर नहीं ट्रेड करना, तो अब ये नीचे आ रहा है, तो बेसिकली ये बाइंग प्राइस की तरफ आ रहा है। तो जब कोई स्टॉक मेरी बाइंग की तरफ जा रहा होता है तो मैं उसके टारगेट पे बात ज़रा कम करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मेरी बाइंग पूरी नहीं हो जाती मैं उसका टारगेट सेट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि स्टॉक टेक्निकली किसी चैनल में मूव करता है, किसी रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, तो कई दफ़ा जब वो अपने किसी एक चैनल को तोड़ के दूसरे चैनल में आता है तो उस वक्त टारगेट उसके तब्दील हो जाते हैं। तो हम जब तक अपनी बाइंग पूरी नहीं कर लेते टारगेट पे बात नहीं कर सकते। मगर बहरहाल आपके मालूमात के लिए बता दूं कि आई रिकमेंड पीपीएल, मैं पहले ही कह चुका हूं 74 से 71 रुपए के बीच में बाय करना चाहिए, और मैं इंतज़ार कर रहा हूं उसका कि वो बाय आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बाय कर लेंगे इसको। अगला सवाल है फ्री ट्रेडिंग ऑन स्टॉक, तौसीफ अहमद साहब का। तौसीफ अहमद साहब पूछते हैं कि एएनएल के बारे में गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, प्लीज़ गाइड अबाउट एएनएल। यार ये सेक्टर अभी दबा हुआ है, ये जो आपका क्या नाम है इसका, टेक्सटाइल सेक्टर जो है, इसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी बेट्स की जाए। मेरा तो मशवरा ये है कि एएनएल ख़रीदने का अगर सोच रहे हैं तो एएनएल के अलावा बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जिन पर आप सोच सकते हो, और अगर एएनएल में आप फंसे हुए हैं और आपने ख़रीदा हुआ है तो आपके पास कोई दूसरी रास्ता नहीं है कि माँ सिवाय इसके कि खामोशी से बैठे रहें, क्योंकि जहाँ पे इसको बेचना था वो वक्त गुजर चुका, यहाँ पे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सवाल है हफीज़ मुग़ल साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉलर के बारे के बढ़ने की वजह से आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को कैसा देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने कि यकीनन टेक्नोलॉजी को मैं अच्छा देखता हूँ। अब्दुल्ला अबरो साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हमेशा खुश रखे, टेलीगार्ड के बारे में कुछ बता दें। यार टेलीगार्ड में जमा करने के लिए कह रहा हूँ कि टेलीगार्ड को जमा किया जाए, यहाँ से लेके 5.5 रुपये तक जमा करो खामोशी के साथ और आराम से बैठ जाओ, और कोई चॉइस आपके पास है नहीं। अगर पहले से पड़ा है तो बिक नहीं सकता, बेचना बेकार है, बहुत देर हो चुकी। अच्छा, शाहजेब अशफाक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत अच्छा तसलसल मेंटेन किया हुआ है आपने सर जी, प्लीज़ बता दें कि हम नेटवर्क अभी 6 रुपये है, 5 साल के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लिया। अरे खुदा को मानो यार, हम नेटवर्क ऐसा कोई शेयर ही नहीं है जिसमें 5 साल के बारे में इसके बारे में सोचा जाए। वो क्या नाम है उन खातून का जो मालिक है उनका, मोमिना दुरेद मेरे ख्याल में, तो मोमिना तो सोच सकती हैं, हम तो नहीं सोच सकते भाई। ऐसे कौन से उसके फंडामेंटल है जिसके लिए मैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट हम नेटवर्क में करूँ? ना जी ना, मैं तो नहीं बिल्कुल मानता इस बात को। आप कह रहे आप इफ़ यस तो क्या 20 या 25 रुपए पर जा सकता है? आपका अगला सवाल ये है भाईजान। सर अगर आप जाने की बात कर रहे हैं ना तो हम नेटवर्क 100 रुपये पे चला जाए, आई डोंट माइंड, क्योंकि जहांगीर सिद्दीकी साहब और मोमिना दुरीद साहिबा इनके इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं इसमें मेरे ख्याल में तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर ऐसे इंटरेस्ट होंगे तो ये ऊपर जा सकता है, र्यूमर्स होंगी तो ये ऊपर जा सकता है। मैं किसी सूरत भी अपने किसी क्लाइंट या मेंबर को, हालांकि इसका हाई मेरे ख्याल में कितने का है, 177 का हाई है 2015 में, उसके बावजूद मैं 25 रुपए की भी बात मैं नहीं करूँगा। जा सकता है नहीं जा सकता है वो तो बता दिया मैंने आपको, सब कुछ हो सकता है, मगर मैं कोई रिस्की स्टॉक में
5 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मीज़ान बैंक का टारगेट बता दें, 97 की बाइंग है जनाब। मीज़ान बैंक हमने तो ख़रीदा है 89 से 86 था, पता नहीं, मुझे अभी याद भी नहीं है। यहाँ पे बाइंग की है। टारगेट अभी हमने सेट नहीं किया, टारगेट हम सेट करेंगे जब ये 98 रुपीज़ 15 पैसे तोड़ेगा। वैसे एहतियातन मैं समझता हूँ कि पहला टारगेट इसमें 100.65 या 101 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जा सकता है ये 104-105 रुपये तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है। मगर अभी दोबारा ये थोड़ा सा गिरावट की तरफ आमदा है मेरे ख्याल में पूरी बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने आपसे कहा ना कि टारगेट, हालात ऐसे हो गए कि टारगेट रिविजिट हो रहे हैं। अब दोबारा नीचे आना बनता नहीं था, मगर बैंकिंग सेक्टर आज का मुझे नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो नीचे आ रहा है। तो अगर आज चले, मैं आप लोगों से बात करते करते एक नज़र डाल लेता हूँ ताकि बात मुकम्मल की जा सके। बैंकिंग सेक्टर जनाब आज तकरीबन गिरावट का शिकार रहा है, तकरीबन गिरावट का शिकार रहा है। सिर्फ नहीं, इन स्टॉक पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो थोड़े से ग्रीन बंद हुए हैं वो बेकार है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर माइनस ही बंद हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे है सरवान अली का, सलाम सर, कैपको 30 की बाइंग है, क्या करूं? बस बैठे रहो आराम से, क्योंकि कैपको पे हमने मेरे ख्याल में 25-50 की बाइंग रिकमेंड की थी, 26 और 25-50 की, तो हमने तो यहाँ पे बाई किया है, ठीक है ना, 26 और 25-50 पे शायद, मुझे याद नहीं है सही रेट, ऐसा ही था कुछ 26-50 या 25-50। तो हम तो इसको होल्ड करे हुए हैं, तो आप भी होल्ड कर लीजिए। अब बात की आपने टारगेट, अब देखिए जी, चूँकि आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपका रेट आने वाला होगा और हम निकलने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज आपकी बाय बहुत ऊपर है। 28 रुपये 25 पैसे तोड़ने के बाद ये मूव बनाएगा, उससे पहले कोई मूव नहीं बना रहा। अच्छा, उसके बाद जनाब मोहम्मद नईम साहब का कमेंट है, तुक्का मास्टर साहब, प्लीज़ एडवाइस फॉर टुमारो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अबाउट पास्ट जस्ट लाइक पॉलिटिशियन। ये मेरे ख्याल में वही साहब है, इनको क्या जवाब दें। मगर देखें, आप ज़रा महसूस तो करें, इन बेचारों की तकलीफ़ को ज़रूर महसूस कीजिएगा। ये हमारी वीडियोस देखे बगैर रह भी नहीं पाते। तो बहरहाल ये भी एक हमारे लिए ऑनर है कि चाहे वो जिस तरह की भी समझ रखते हों, जितने भी बेवकूफ़ हों, मगर वो मजबूर हैं वीडियो देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अचीवमेंट है कि ऐसे लोगों को जो बहुत तकलीफ़ में भी हैं, हमारी वीडियो मजबूर तो करती है कि वो देखें, सुने और उसके बाद अपना कमेंट करें। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम साहब। सज्जाद बासित साहब का कमेंट है, रियली अप्रिशिएट दैट यू ऑलवेज रिकमेंड फॉर अ स्टॉप लॉस इन ऑर्डर टू सेव इन्वेस्टर फ्रॉम लॉसेस, काइंडली ऑल्सो सजेस्ट फॉर मिनिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट ₹1 or 2 टू एग्जिट एज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर हेजिटेंट टू एग्जिट। सज्जाद बासित साहब, पहले तो ये बता दूं कि ₹1 और ₹2 कोई चीज़ नहीं होती स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए लॉजिकल लेवल की ज़रूरत होती है। मिसाल दे देता हूँ, एक स्टॉक है जिसके स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल में ₹3, ₹4 या ₹5 के फ़र्क के साथ लेवल है, तो वहाँ पर आप ₹1 का स्टॉप लॉस सेट नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हम 30 मिनट्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं वो आप अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा आपको, कि अगर हम 30 मिनट्स स्टॉप लॉस पे हैं तो उस वक्त हमारा जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसलिए ₹1 ₹2 नहीं होगा, जैसे जो स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल के नीचे होना चाहिए, ठीक है जी। ये अहम तरीन बात है, पहले तो इस बात को समझ लें कि अगर, क्योंकि अच्छा दूसरी एक और बात भी समझाऊँ इसमें कि स्टॉप लॉस बेसिकली कौन सी सपोर्ट के नीचे होता है। स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के नीचे होता है जो सपोर्ट टूटने से उसका ट्रेंड में तब्दीली आ रही हो। आमतौर पे स्टॉप लॉस वो सपोर्ट पे होता है। उसके बाद जब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो फिर हम वेरी नेक्स्ट सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस ले लेते हैं, तो दैट्स ओके। मगर जब हम किसी स्टॉक में एंटर होते हैं
तो बेसिकली हम जो स्टॉप लॉस पहला लेते हैं वो हमारा स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस वो होता है जो ट्रेंड चेंजर होता है। सैयद नईम अहमद साहब कहते हैं, सर आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर एडवाइस फॉर परचेजिंग शेयर्स एंड योर एनालिसिस। I'm just waiting to have some reasonable amount in hand to order, get benefit of your advice and analysis. I pray for you and your family to prosper and long live with good health. Kindly advise when to exit from HUBCO. Best regards. सर वैसे तो HUBCO होल्डिंग में है, मगर आज मेरा मशवरा तो मैंने तो ये दिया था 64 और 64.10 पे आज माल बेच के वापस ख़रीद लिया हमने, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेड की तो कोई उम्मीद थी नहीं आज। तो हमने क्या किया, अपना ही माल बेचा 64 और 64.10 पे हमने, आप देख रहे होंगे काफ़ी देर तक वहाँ सरवाइव किया था शुरू में, तो वहाँ हमने माल बेचा और उसके बाद फिर 62-75 से हमने बाइंग वापस लेनी शुरू कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है जो माल बेचा वो वापस भी ले लिया। तो बेसिकली हम इसमें होल्डिंग में हैं, अभी हम इसके टारगेट को सेट नहीं कर रहे, अभी तो टाइम है। राव मोहम्मद अजीम साहब कहते हैं, फर्स्ट वी आर थैंकफुल फॉर योर फ्री एडवाइस, सजेस्ट फॉर कराची इलेक्ट्रिक एंड FFL। सर मैं दो स्टॉक एक आदमी के लिए बात नहीं कर सकता, FFL ले लेता हूँ। FFL उन लोगों के लिए अच्छा है जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं। फौरी तौर पे कोई अच्छे गेन नहीं देगा, कोई अच्छा पे आउट नहीं देगा। अगर वेरी लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो ये रेट भी अच्छा है, नीचे मिल जाए तो आप और अच्छी बाइंग करेंगे। और ऐसे स्टॉक को रुक के बाई किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ बाई कर लेंगे। उस्मान फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रेट गाइडेंस, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू उस्मान साहब। उस्मान अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि आप उस्मान अब्बास फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं, जहाँ तक मुझे याद है आप बहुत पुराने व्यूवर हैं, तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। खैर बहरहाल, सर योर वर्क इज़ ग्रेट, हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न 2000 रुपीज़ डेली? नहीं, आप वो उस्मान अब्बास नहीं है, वरना आप ये सवाल नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जनाब बड़ा सिंपल तरीक़ा है इस फार्मूले को ड्राइव करने का। 2000 रुपये अगर आपको रोज़ के कमाने हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप रोज़ाना 2000 नहीं कमा सकते। इसलिए नहीं कमा सकते कि जैसे आज की मार्केट को ले लें, आज की मार्केट में मेरे ख़्याल में हमारा एक HUBCO ने टारगेट अचीव किया है 64.20 का, और एक स्टॉक और है, मुझे याद नहीं है कौन सा है, पता नहीं पाक इलेक्ट्रॉन है कौन सा है। 2 स्टॉक ऐसे थे जिनके आज टारगेट अचीव होने थे, ठीक है, वरना सारी तो एक्यूमुलेशन थी कि इसको नीचे बाय करें, एक्यूमुलेट करें। जितने स्टॉक थे हमारे एक्यूमुलेशन वाले थे। तो इस तरह के दिन आते रहते हैं, तो लिहाजा रोज़ाना 2000 तो नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एवरेज 2000 मंथली कमाना है तो हम 4000 डेली को टारगेट करेंगे, ठीक है जी। अब अगर आपको 4000 डेली टारगेट करना है तो आप समझ लीजिए कि आप 5000 शेयर अगर लेते हैं 100 रुपये वाले, ठीक है जी, तो आप 5 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है जी। तो 5 लाख रुपए में आप 4000 डेली को टारगेट करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा है कि टारगेट करेंगे 4000 को। आप पैसे कितने बनाएंगे? 4000 नहीं बनाएंगे। जब वीक क्लोज होगा 5 दिन का एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज आएगा 2 से 3000। किसी वक्त आपका एवरेज 5000 भी आ सकता है, यू नेवर नो। समटाइम आप जैसे पिछले हफ्ते की अगर बात करें, रोज़ाना जो टारगेट दिया जा रहा था उससे वो 1.5-2 रुपये ऊपर ही जा रहा था। तो ऑब्वियसली हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा मीट हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा टारगेट हुए, तो हो सकते हैं वो तो, मगर वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हर रोज़ एक जैसा हो। तो वो जो आएगा वो बोनस है, वो जो आएगा वो बोनस है। मगर हमारी स्ट्रेटजी, हमारी हिकमत अमली बेस्ड ऑन रियलिटीज़ हो। और रियलिटी क्या है कि जनाब 5 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 4000 रुपये रोज़ का मैंने टारगेट करना है। उसके हिसाब से मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा, हर स्टॉक में एंट्री नहीं लूँगा, और मैं अपने रिस्क लेवल को मेंटेन करूँगा। इन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे तो 2 से 2500-3000 डेली का एवरेज आप निकाल सकेंगे। मगर बहरहाल, जिस तरह मैंने एक और बात साथ में कही है, आजकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्की है। तो बेहतरीन ये है कि आजकल मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर बन जाएं और कोशिश करें कि आप एक्यूमुलेट करें जब नीचे आ रहा है,
जब जैसे अब जैसे हपको की मिसाल ले लीजिए, जो आज 64.20 पे बिका है वो मेरे ख्याल में कल या परसों ख़रीदा गया है, ठीक है ना। अब उसमें इसका मतलब है दो दिन लग गए, 2 दिन या 3 दिन लग गए इसको बेचने में, और 2 दिन के अंदर उसने आपको 1 रुपया दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने 62 रुपये का शेयर लिया 5,000, ठीक है जी, तो वो बनता है 3,10,000 का, और आज उस पर अगर आपको 1,000 मिल गया तो आपको 5,000 मिल गए। 2 दिन में 5,000 मिले तो एवरेज तो वही 2,500 आ गया ना एक दिन का, ठीक है सर। तो आजकल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद behzad अंजुम फरमाते हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन सर, काइंडली शेयर अबाउट नेटसोल शेयर। अच्छा जी सर, नेटसोल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है इस वक्त। मेरा मशवरा तो ये है कि नेटसोल को यहाँ पर भी बाय करें, और अगर आप लकी हैं कि टारगेट करके रखें 81.50 पे अगर आपको मिले ना तो बड़ी ज़बरदस्त बाय होगी। 81.50 82 के पास अगर मिले तो बहुत अच्छी बाय होगी। वैसे मैं यहाँ पर भी बाइंग रिकमेंड करूँगा, और मैं ये भी समझता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा प्रिसाइसली आपसे इस पर बात कर लेता हूँ, बल्कि मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में, मतलब सेशन में, दिनों में नहीं सेशन में, अगर कल के सेशन में नेटसोल ट्रेड करता है, एक सेकंड ज़रा मैं प्रिसाइसली देख लूँ इसको, ये एक लेवल है 85.75 रुपये। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये हमने ना इस पहले भी ना, अगर हम ज़्यादा पीछे चले जाएं तो इसी लेवल के नीचे हमने शॉर्ट किया था नेटसोल को, अगर लोगों को याद हो तो 85.50 के नीचे हमने शॉर्ट किया था। अब यही एरिया है 85.75 से लेके 85.25 का, इस एरिया को ब्रेक करके नेटसोल के अंदर तेज़ी आने वाली है, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद, ठीक है जी। तो ये मेरा मानना है। अच्छा चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। आज कमेंट बहुत ज़्यादा है, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। लईक अहमद साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, फ्राइडे 27 जनवरी को सिस्टम लिमिटेड 14 रुपये हुआ है। क्या मतलब 14 रुपये हुआ, समझा नहीं मैं। 14 रुपये नीचे आया ये कह रहे होंगे आप। अच्छा चलें ठीक है। आई डोंट नो वाई सर, सिस्टम लिमिटेड पे कमिटमेंट कर दें इन डिटेल। कमिटमेंट कर दें, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं कमिटमेंट कैसे कर दूं सर, ये मार्केट है, इट्स नॉट अबाउट द कमिटमेंट। आप मुझे एक कमिटमेंट करके बताएं कि IMF हमारी बातें सुन लेगा, ये मुझे लिख के दे दें आप मुझे कि IMF मेरी बात मान लेगा। आप मुझे लिख के दें कि ये हुकूमत अक्टूबर तक बाकी रहेगी। आप मुझे ये लिख के दें कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। आप मुझे ये लिख के दें कि सियासतदान अच्छे हो जाएंगे। आप मुझे ये लिख के दें कि मुल्क में अनारकी ख़त्म कर देंगे, सियासतदान एक साथ बैठ जाएंगे और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। इनमें से एक बात आप मुझे लिख के नहीं दे सकते। सर कमिटमेंट बहुत बड़ा लफ्ज़ है। कमिटमेंट का मतलब है मैं आपको यकीन दिला दूँ कि ये वहाँ तक जाएगा। सर जी हम जो बात करते हैं it comes with the appropriate disclaimers। तो I cannot क्या कहना चाहिए, give any commitment for that। anyways आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ अपनी इसमें। सिस्टम लिमिटेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और 452 और 448 के बीच में इसको बाय करना चाहिए और फिर रुकना चाहिए सब्र के साथ। इस्माइल शेख साहब फ्रॉम मक्का। इस्माइल शेख साहब लगता है अगर कोई 100-200 शेयर हैं, रोज़ाना आप एक नया शेयर लेके आ जाते हैं, हर दफ़ा एक नया शेयर आपके पास होता है। सर एयरलिंक पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, इस वक्त कोई बेहतर पोजीशन में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो मतलब मेरी जो रिकमेंडेशन है उसमें नहीं आता ये। तारिक महमूद साहब GGL के बारे में पूछ रहे हैं। फिलहाल GGL अपना बॉटम ही बना रहा है, और अब देखना ये है कि ये इसको बरकरार रख पाता है नहीं। मैंने तो यहाँ पर भी बाइंग के लिए कुछ कहा हुआ है। तो मैं जिस तरह बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इट्स अ बाइंग मार्केट ओनली, ये सिर्फ बाय करने की मार्केट है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है अभी, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को मिलेंगी जो सही जगह पे एंट्री ले रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
और जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं भले लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हैं, तो मेरा उनको भी मशवरा है, जिस तरह मैंने आज आपको हप्को के बारे में बताया कि बावजूद इसके कि अभी मैं उसका कोई टारगेट नहीं दे रहा, फिर भी आज की कॉल में उसका 64-20 का टारगेट दिया हुआ था डेली एतबार से ना, कि इस लेवल पे आता है तो निकलना चाहिए, नीचे फिर मिल जाएगा, तो हम निकले। तो लिहाजा GGL का भी ऐसा ही है कि यहाँ पे बाइंग करके रुक जाएं, पूरी बाइंग ना करें, मार्केट अच्छी नहीं है। चौधरी नईम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी मैच्योर एनालिसिस सर, प्लीज़ एनालाइज GHNI। सर GHNI जिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है उस सेक्टर पे अजाब आया हुआ है, तो क्या रोशनी डालूं, इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। मैं क़तई तौर पे, हालांकि इत्तेफाक है, मैं आपको बताऊं कि मुझसे किसी ने GHNI की बात की थी कि यार इसको देखना चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ता हो गया है। उसके बावजूद भी मैंने GHNI की कॉल नहीं दी, क्योंकि मेरा अभी इसकी जो हालत है उस पर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अच्छी कोई हालत है। देखते हैं ये 86 रुपये को कैसे ऑनर करता है, 86 तोड़ के और बुरा हो जाएगा। बेहजाद अंजुम साहब आपको जवाब दे चुका हूँ, आगे चलते हैं। अली M शहजादा, गुड जॉब शहजादा, आप मुझे कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपका फॉलोअर मोहम्मद अली फ्रॉम जर्मनी, अच्छा सर, प्लीज़ 4 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, शुक्रिया। सर ये बड़े अजीब अजीब अल्फाज यूज़ किए आपने, शहजादा, शुक्रिया, प्यारा, मैं मतलब ये टूटे हुए अल्फाज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर बहरहाल, जर्मनी में बैठे हुए मोहम्मद अली साहब, ऐसे नहीं होता कि मैं आपको, वैसे तो मैं जो अपनी गुफ्तगू अब तक इतने सारे कमेंट्स हुए उसमें कई स्टॉक्स के बारे में इस तरह की बात कर चुका हूं जो रखने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसमें से पिक कर लें। मगर किसी को प्रॉपरली पोर्टफोलियो बना के देना, 4 स्टॉक कौन से होने चाहिए, उसके लिए बहुत सारे सवालात होते हैं, वो सवालात के जवाबात आपसे मिलते हैं, फिर उसकी रोशनी में आपके लिए वो 4 स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता कि यूट्यूब पे कमेंट करेंगे आप तो मैं आपको यहाँ 4 स्टॉक दे सकता हूँ, नहीं, इसके लिए कुछ सवाल और जवाब का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये सवाल है, पता नहीं क्या नाम है ये, खबीब द ईगल। उर्दू जो है ना ये बड़ी अजीब सी है, क्योंकि उर्दू पता नहीं क्या लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिछले कमेंट्स का जवाब देने के लिए। सर प्लीज़ APL के बारे में बता दें, कितने तक ख़रीदें? 25% तक ख़रीद लिए हैं 290 पर। अच्छा, मज़ीद इस स्टेज पर ख़रीदूं या इंतज़ार करूं? एक सवाल ये कि आपने कहा था कि आप लॉन्ग टर्म बिलीव नहीं करते, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा आपने इसको गलत समझ लिया है। मैं लॉन्ग टर्म पे बिलीव तो बहुत स्ट्रांगली करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला है ना, जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो प्रॉब्लम ही यही है कि पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनती नहीं है, और यही वजह है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। कोई नई हुकूमत आती है तो वो अपने जो हरकारें होते हैं वो दौड़ाती है, और दौड़ा के कहती है यार कुछ ऐसा करो आखिरी 2 सालों में कि इकॉनमी के नंबर्स अच्छे नज़र आ जाएं। तो उसमें शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी सब में अच्छी मिसाल जो है शौकत अज़ीज़ का दौर है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में मार्केट ने इतने ज़बरदस्त गेन लिए और मार्केट बड़ी अच्छी नज़र आई। अगर वही उसकी जगह वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो मार्केट आज भी अच्छी होती, और मार्केट उसके बाद इतना बुरा नहीं गिरी होती ना, लोगों को नुकसान नहीं देती, बल्कि उस वक्त अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो मार्केट इस वक्त बहुत अच्छे हाइस पर होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा होता। जाहिर बात है, अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ, आज लगाना शुरू करता हूँ, कंस्ट्रक्शन होती है, प्लांट आता है, प्रोडक्शन शुरू होती है, पहले उसका वो निकलता है जो क्या कहना चाहिए, जो क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको यार, आई डोंट नो, प्रोटोटाइप, या जो हमारी पहली वो होती है, उसके बाद फिर हम सेट करते हैं कि हम फलाने साल में इतनी प्रोडक्शन देके। तो जब कोई फैक्ट्री लग रही होती है उस वक्त वो 3 साल या 2 साल या 5 साल के बारे में अपनी फोरकास्ट बताती है कि हम 5 साल में इतने % प्रोडक्शन पे आ जाएंगे। तो वो जो 5 साल बाद उसका रेट होता है वो असल रेट होता है कि वहाँ हम फिर इन्वेस्ट करते हैं कि यार 5 साल बाद ये करेगी।
तो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए कहा कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इसमें मैं कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करूँ, जहाँ पर हर आने वाला हुकूमत जो है वो जाने वाली को बुरा कहती है, और जो हुकूमत से निकला हो वो बताता है कि ये जो हुकूमत आई है ये बहुत बुरी है, हालांकि उससे बुरे बुरे काम उन्होंने पहले से कर रखे होते हैं, मगर वो दूसरों को बुरा कहते हैं। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जहाँ चल रही हों तो क्या आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसे हालात हैं वैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान और इकनॉमिक मैनेजर्स आएँ जो पाकिस्तान में कोई दूरदस्त इन्वेस्टमेंट करें। एक बड़े अरसे के बाद हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक सी पैक की शक्ल में नज़र आई थी, तो वो तो पिछले 10 सालों में आपस में हुकूमतें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाती रही हैं, और कभी चाइना नाराज़ हो रहा है, कभी फला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो सी पैक भी कोई ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर सी पैक पे ही सीरियस हो गए होते तो शायद चाइना को इंडिया, श्रीलंका और बहुत सारी तरफ मुंह मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एनीवेज, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। आपने APL के बारे में पूछा है कि APL आप 290 पे ले चुके हैं। सर अगर 290 पे लिया था तो काश आपने 315 पे बेच दिया होता है यार, क्योंकि APL जो है 313 से 315 के बीच में इसकी एग्ज़िट कॉल भी थी। यहाँ पे इसको बेचना चाहिए था। अब ये दोबारा आपको उसी 290 पे भी मिलेगा, बल्कि 305 पे भी बाय कर लें तो बड़ा अच्छा है, और 305 अगर तोड़ेगा तो फिर आपको नीचे 290 पे मिलेगा, वरना 305 के साथ ऊपर जा सकता है। तो 305 तक अभी इसकी बाइंग नज़र आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अच्छा, FFL के सैयद नईम अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं ये बताना भूल गया था, वेटिंग टू हैव योर पेड सर्विस माई फर्स्ट कमेंट। सर आप ज़रूर, हमारे नंबर आपके पास मौजूद हैं नईम साहब, आप जो भी सर्विस चाह रहे होंगे वो मिल जाएगी। उसके बाद FFL के बारे में नदीम अखील साहब पूछ रहे हैं, तो सर FFL पर डिटेल में बात कर चुका मैं। उसके बाद ये मोहम्मद नईम साहब दोबारा आ गए, आप देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में भी ये मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेचारे हमारी वीडियो बड़ा शौक़ से देखते हैं, और वो लगते हैं कि मेरी बात को दोहरा रहे हैं। बहरहाल इनकी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं। अरसलान ख़ान मेमन, अस्सलाम वालेकुम सर, SSGC के बारे में मुझे बता दें, मेरी बाइंग 1096 की है। सर SSGC आपकी 1086 की बाइंग है तो बहुत बुरी नहीं है, अच्छी बाइंग है। मशवरा आपको ये है कि मज़ीद बाय करें इसको, इतना कहूँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऑनलाइन गेमिंग, सर अकाउंट में कितनी रकम हो कि आपकी कॉल हमें मिल जाए? सर इसमें अकाउंट की रकम से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बताया कि सबसे पहले तो अगर आपके पास 5 लाख या उससे कम पैसे हैं, 5 चलें 3 लाख कर लें, 3 से 5 लाख रुपए हैं मिनिमम, तो आप स्टॉक में आइए, वरना मत आइए, बेकार है। हाँ, अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप इंश्योरेंस को पसंद नहीं करते और आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो फिर आप 25,000 से भी स्टॉक में आइए, क्योंकि वहाँ बेचना नहीं है। 25,000 का कुछ ख़रीद लेना है और छोड़ देना है। फिर जब आपके पास 20-25 हज़ार आए फिर कुछ ख़रीद लें, छोड़ दें। तो अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर उसमें पैसे की कोई रोक टोक नहीं है। जितने भी पैसे आएँ, जिस तरह मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि डैम फंड में पैसे डालने के बजाय अपने ऊपर पैसे लगाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो वहाँ पर मैंने यही बात कही थी कि भले 10,000 के स्टॉक ख़रीदो और छोड़ दो, ख़रीदो और छोड़ दो। यही कुछ वॉरेन बफेट ने भी किया था। तो बहरहाल अगर वो वाली स्ट्रेटजी पे जाना है कि आप में 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 10,000 के भी स्टॉक बाय करें, छोड़ दें, फिर भूल जाएं, उसके बारे में बात नहीं करें। फिर 5-10 हज़ार आएँ, देखें क्या चीज़ अच्छी है, फिर बाय कर लें। और जिस वक्त बाइंग कर रहे हो ना, उस वक्त ज़रा आसपास देख लीजिए कि उसके टेक्निकल क्या कह रहे हैं, मार्केट में कोई गिरावट की पॉसिबिलिटी है क्या। अगर पॉसिबिलिटी है तो रुक के बाय कर ले, ठीक है ना, इतना करें। तो बहरहाल ये थे आज के कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट थे आज।
मेरे ख्याल में कोई 40-45 कमेंट थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट का, और चाहे 40 कमेंट हो या 100 कमेंट हो, मैं जवाब देता रहूँगा। चाहे मोहम्मद नईम जैसे बेवकूफ़ भी यहाँ पर कमेंट करते रहें, उनके बेवकूफ़ाना कमेंट को भी मैं रिस्पॉन्स करूँगा। और मेरे लिए ऑनर है कि हमारे वीडियोस को हर किस्म का इंसान देखता है, इससे हमें ये भी पता लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की तारीफ़ का और वीडियो देखने का। अपने दोस्तों में, अहबाब में वीडियो शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।